हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉप 200 एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे जो है क्लासेस चलती हैं कंटिन्यूसली। पेपर वन का भी सॉरी, पेपर वन की भी स्पेशल मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ साथ ही साथ। और ये आपके कॉमर्स के क्वेश्चन रहेंगे। 200 एमसीक्यूज का टोटल जो है वो 200 एमसीक्यूज ही मिलाकर करे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव फॉर होल्डिंग कैश अकॉर्डिंग टू कीन्स। हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। कीन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नकद रखने का उद्देश्य नहीं है। यानी आपके पास कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कंपनीज के पास, बिजनेस के पास, कि वो कैश होल्ड करके रखे। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव या फिर प्रॉफिट मोटिव। तो ठीक है, आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हिंदी वाले जो है वो हिंदी में देंगे आंसर्स, मतलब समझेंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन कौन से मोटिव हो सकते हैं मैम अगर हम बात करें यहाँ पे। ट्रांजैक्शन मोटिव बिल्कुल होगा मैम। ट्रांजैक्शन मोटिव इसलिए होगा, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, डे टू डे जैसे सैलरी देना, वेजेस देना और बाकी सारी चीजें हैं, उसके लिए आपको कैश रखना पड़ेगा अपने पास। अगर आप होल्ड करके नहीं रखेंगे कैश तो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन का कैसे करेंगे। तो मैम ये तो मोटिव है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है। प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी क्या होती है, इमरजेंसीज के लिए रखा जाता है। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो आपके पास जो है वो कैश होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। सपोज करिए आगे चल के अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपके पास पैसा ही नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्पेकुलेटिव मोटिव जब होता है, सपोज करके चलते हैं कि आप पता आगे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसके लिए हम लोग जो है होल्ड कैश करके यहाँ पे रखते हैं। प्रॉफिट मोटिव जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉफिट के लिए कौन कैश होल्ड करके रखता है, कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट मोटिव इज नॉट अ मोटिव फॉर होल्डिंग कैश अकॉर्डिंग टू किन्स। यहाँ पे बेटा सिर्फ तीन ही मोटिव्स होते हैं इसके खाली, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। ये आप देख लीजिए आगे चार्ट में, ठीक है। ये देखो, ट्रांजैक्शन मोटिव होते हैं जो आपके पेमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप पेमेंट करते हो, इस पर जैसे आपके कोई भी कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हैं, कुछ पेमेंट, वेजेस, रेंट, सब कुछ भी। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, जो टेम्परेरी एडवांटेज आ रहा है कुछ आपको, क्या पता आपके पास कोई एक ऐसा डील आ जाए पर आपके पास कैश नहीं है, तो इसके लिए स्पेकुलेटिव मोटिव। प्रिकॉशनरी होता है कुछ भी घटना घट सकती है, देखो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको कैश होल्ड करके रखना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी, जैसे आप लोग सेविंग्स नहीं करते हो कि कल हम हमें कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो हम लोग पैसा जोड़ के रखते हैं, वही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग सिक्वेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म यानी एक विनिर्माण फर्म के परिचालन चक्र के संबंध में कौन से क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको बताना, एक साइकिल होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, पहले सामान बनता है फिर उसको बेचा जाता है, तो पूरी एक साइकिल है, उसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। बेटा सबसे पहले आप कच्चा माल लेकर आते हो। अगर आप कोई हैंडबैग बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, समझ समझ लीजिए आप लोग जूट का कोई काम है आप लोगों का, हैंडमेड। सबसे पहले आप कच्चा माल लेकर आओगे, आप जूट लेकर आओगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले रॉ मटेरियल वाला पीरियड आता है, कच्चा माल रूपांतरण अवधि। अब उसको लेने के बाद बेटा उसकी प्रोसेसिंग होती है, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस, यानी ई वाला आपका सेकंड में आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस के बाद आप उसको फिनिश गुड में बदलते हैं। क्या करते हैं मैम, फिनिश गुड में बदला जाता है, ठीक है। फिनिश गुड यानी प्रॉपर आपने अब एक जूट बैग बना के तैयार कर दिया है। अब उस जूट बैग को बेटा हम बेचेंगे कस्टमर्स को, फिर उसके बाद कस्टमर से हम क्या लेंगे, पैसा। इसे बोलते हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। क्या बोलते हैं, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। अब हमें कस्टमर से क्या चाहिए मैम, पैसे की जरूरत है अब हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट होता है पेबल डिफर पीरियड। अब जिससे कच्चा माल आप लोगों ने लिया था बेटा, सप्लायर, अब आपने अपना सामान बनाया, रॉ मटेरियल लेकर आए, रॉ मटेरियल को फिर वर्क इन प्रोसेस, उसको प्रोसेस में कन्वर्ट किया, फिर उसको फिनिश गुड में बनाया, फिनिश गुड बना के आपने मार्केट में सेल किया और कस्टमर से क्या लिया, पैसा। कस्टमर से पैसा लेने के बाद अब आपको सप्लायर को पेमेंट करना है जहां से आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, ठीक है। तो फिर लास्ट में होता है आपका पेबल डिफर्ड पीरियड। 53142, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। 53142 ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सीई, सबसे पहले सी रॉ मटेरियल बेटा, फिर उसके बाद आपका वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिर फिनिश गुड, तो नॉर्मल सी बात है, फिर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड और फिर लास्ट में है आपका वेबल। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही हो जाएगा, सी ई बी डी ए, ठीक है। मैंने बोल दिया है सी ई बी डी ए, ये इसका पूरा प्रॉपर
साइकिल होती है। अब ये आप लोग ग्राफ में भी देख लीजिए, ये देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर फिनिश गुड होता है, और जो सेल्स होती है ना, सेल्स, सेल के बाद अकाउंट रिसेबल, जब सेल करोगे तभी तो पैसा आएगा ना कस्टमर से पेमेंट, कि विदाउट सेल आ जाएगा, तो सेल, सेल के बाद अकाउंट रिसेबल, फिर आपका कैश आ जाता है, यानी आपका पेमेंट डिफर्ड जो आप सप्लायर को आप देते हो, और बाकी जो आपका पैसा होता है, चाहे सैलरी वेजेस लगा लो, सप्लायर को पैसा देना हो गया, ठीक है, सारी चीजें जो आपका होगा वो आप लास्ट में दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू एडिविटी प्रिंसिपल implies in which of the following method of the capital budgeting? कैपिटल बजटिंग में ऐसा कौन सा जो है मूल्य योज्यता सिद्धांत पूंजी बजटन के निम्नलिखित में से किस विधि में निहित है? पेबैक पीरियड, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, या फिर एवरेज रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मेथड? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल हमेशा एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू को शो करती है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल को सम करके टोटल वैल्यू निकालते हैं, जैसे ए प्लस ए1, ठीक है, ए2 ए3, टोटल सम इंडिविजुअल्स का सम कर जोड़कर हम लोग टोटल वैल्यू जो निकालते हैं उसे वैल्यू एडिटिविटी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज अ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म? यानी अगर कोई कैपिटल की बेटा वर्किंग कैपिटल किसी फर्म की वर्किंग कैपिटल है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखकर कैपिटल का पता चलेगा, कि मतलब वर्किंग कैपिटल का सीधा सा मतलब समझिए पैसा कितना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं? बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल मैम, बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है। सपोज करिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोई सर्विस कंपनी है, तो बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनमें रॉ मटेरियल वगैरह ये सब की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इन लोगों के लिए इनमें वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इतना सर्विस वाले जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो सर्विस कंपनी होती है, उसमें इतना कैपिटल की जरूरत नहीं होती, तो बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस हमें देख के ही पता लगता है, ठीक है। फिर होता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। देखो, व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिजनेस साइकिल, कभी रिसेशन आ रहा है, कभी बून आ रहा है, उसके हिसाब से आपको आप देखोगे सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप सपोज करो कोविड था, तो कोविड के टाइम पे मास्क सैनिटाइजर की इतनी ज्यादा सप्लाई हो रही थी, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, इतना तो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। फिर होता है क्रेडिट पॉलिसी। देखिए, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म यही बोलती है कि अगर आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, कि आप जैसा है वैसा चाह रहे हो, उसके लिए आप जिस किसी को भी उधार पे दे रहे हो, तो उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज की स्किल, एक बात बताइए, अगर आपने कोई अकाउंटेंट हायर कर रखा है, एम्प्लॉयज की स्किल अगर अच्छी है, तो उससे वर्किंग कैपिटल का क्या लेना देना, वो तो उसकी फिक्स सैलरी रहेगी ना, तो ये तो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, तो एम्प्लॉय स्किल और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बी सी तीन यहाँ पे सही हो जाएंगे। साथ में देखो, टेक्नोलॉजी भी देखा जाता है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती हैं इसमें, बट ऑप्शन यही था, इसलिए ए बी सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ मिलर एंड मोदी गलानी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी? यानी डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी मिलर की जो दी गई थी, उन्होंने ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या रिलेशनशिप बताए थे इस मॉडल ने, बताइए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंस डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड डिविडेंड पॉलिसी, यानी डिविडेंड पॉलिसी तो इररिलेवेंट होती है, कोई रिश्ता नहीं होता इन दोनों के बीच में। सेकंड, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस और मैटर टू द डिविडेंड डिसीजन, वंस डिविडेंड पॉलिसी सेट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर रेजिडुअल्स, उल्टा बोल दिया। थर्ड वाला जो है वो उल्टा है। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेट अहेड ऑफ अ टाइम एंड नॉट ऑल्टर्ड बाय चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो है मिलर मोदी गिलानी की, वो ये बोलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सबसे पहले सेट किया जाएगा। बाबू, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले यू हैव टू चूज द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फर्स्ट। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चूज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा ना, वो आप डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेजिडुअल, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, सेकंड वाला थर्ड वाला ऑपोजिट दिया हुआ, वंस डिविडेंड पॉलिसी सेट, नहीं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, पहले आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कि डिविडेंड बांटने चले जाएंगे आप पहले, नहीं ना। सबसे पहले आप देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा लगेगा यहाँ पर, फिर जो बच जाता है ना रेजिडुअल, फिर वो डिविडेंड एज अ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसलिए द डिविडेंड पॉलिसी सेट अहेड ऑफ अ टाइम एंड नॉट ऑल्टर्ड बाई चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस रिगार्डिंग हाउ टू कंप्यूट एनपीवी। एनपीवी को सीक्वेंसिंग में यहाँ पे बोला गया है करने के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश में है। अभी नेक्स्ट मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है, और वो इंग्लिश वालों के लिए था। आपको ये एनपीवी जो है, इसके प्रोसेस को आप लोगों को लगाना है। ए बी सी डी ई दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैम कैश आउटफ्लोज देखे जाते हैं। बी, सबसे पहले क्या देखा जाता है मैम? कैश आउटफ्लोज कितने हैं। ऑटोमेटिकली बी सबसे पहले दिया हुआ है, सेकंड आपका खुद ही ठीक हो गया, आगे जरूरत ही नहीं करने की। ठीक है, उसके बाद मैम हम कैश आउटफ्लो देखने के बाद कैश इनफ्लोज देखते हैं, सी वाला। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यूज देखते हैं कैश आउटफ्लो की। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कैश इनफ्लो की। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं एनपीवी का। ठीक है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज, यानी बी सी ई डी ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सी ई डी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। योर ऑप्शंस आर हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड, हेजिंग थ्रू स्वैपिंग, स्वैपिंग, ठीक है, हेजिंग थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग। हिंदी में दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरक्षण समव्यवहार निवेश की एक परिचालन प्रविधि है? बताइए। Which one of the following is an operational technique of hedging transaction exposure? बता दीजिए ऑपरेशनल टेक्निक कौन सी है मैम? ऑप्शन नंबर 4 होने वाली है, हेजिंग थ्रू लीडिंग एंड लेगिंग। यहाँ पर याद रखिएगा, नेटिंग ऑफसेटिंग भी जो है वो ऑपरेशनल टेक्निक में ही मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लीडिंग और लेगिंग, लीडिंग का मतलब होता है पेमेंट कर देना एडवांस में। किसी की भी फॉरेन करेंसी में आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, उसको आपने पेमेंट कर दिया एडवांस में। लेगिंग का मतलब होता है लेट लतीफ, यानी बहुत डिले, आफ्टर ड्यू डेट आप पे कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अजम्पशन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी है ये। ठीक है, पैरिटी थ्योरी इंक्लूड्स no cost for converting one currency to other, no restriction on the movement of capital between countries, no restriction on the movement of commodities between countries, no transaction for buying and selling financial security, no transportation cost for transporting a commodity from one country to another। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। अब ये हिंदी वाले ले लीजिए क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, तभी तो आंसर लगा पाएंगे ना। देखो, परचेजिंग पावर क्या बोलती है? परचेजिंग पावर पैरिटी का सिंपल सा मतलब है लॉ ऑफ वन प्राइस, यानी हर जगह एक चीज, एक ही
सेम प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही प्राइस होना चाहिए। सपोज करिए सैमसंग का कोई भी मॉडल लगा लीजिए, XYZ मॉडल है, इंडिया में अगर वो 50,000 का आ रहा है ना, ठीक है, तो डॉलर के हिसाब से अमेरिका में भी वो उतने का ही आना चाहिए। समझ रहे हो, दोनों करेंसीज के बीच में इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता है कि आप अगर कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको सेम जो प्रोडक्ट रहेगा सेम। अगर यहाँ पे बर्गर, सपोज करिए कि अगर एक बर्गर आपका यहाँ पे कितने का होता है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है बर्गर का, अगर मैं $1 100 रुपए के इक्वल समझ के चलते, अभी तो 90 समथिंग हो गया है ना डॉलर, चलो 100 हम एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर $1 समझ, सपोज करिए 100 रुपीज का आपको एक बर्गर जो है वो इंडिया में मिलता है, तो वही जो $1 का आपको यूएसए में मिलेगा, यानी सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट का सेम प्राइस। तो इसमें क्या इसके अजम्पशंस थे? सबसे पहले, नो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर, बिल्कुल भी नहीं सही, मतलब कहने का मतलब ये है कि करेक्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। अगर आप एक करेंसी को बेटा दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो, सपोज करिए मैं जाकर बर्गर यूएसए में खा रही हूँ और मैं अपने पैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, करेंसी अपनी कन्वर्ट कर रही हूँ रुपी को डॉलर में, तो इसमें मुझे कोई भी कॉस्ट नहीं देना, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, देखो बिल्कुल गलत है ये। कैपिटल के बीच में जब अगर आप बेटा मूवमेंट करते हो ना, पैसों का लेन देन करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं मैम। उसमें क्या लगते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना हम लोग जाके किसी भी कंट्री में कैपिटल का मूवमेंट कर देंगे, भाई ऐसे नहीं हो सकता। तो बी वाला जो है वो कट गया, ये अजम्पशन नहीं है। फिर आता है नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल। अगर हम कोई सामान लेके जा रहे हैं, कोई दो कंट्रीज के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। तो सी वाला भी करेक्ट हो गया। फिर बोला गया है नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, तो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उसमें क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ये तो सिक्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो रही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है बेटा, अगर आप कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लेन देन करते हैं, खरीद या बेचते हैं, तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है। लास्ट है आपका नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ कमोडिटी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा अगर आप कोई एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी दूसरी कंट्री से आप क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो EAC इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ पे, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कमोडिटी लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए, EAC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, यानी आपको गॉर्डन का जो है आपको मॉडल का assumptions देने हैं, बताइए। सबसे पहला यहाँ पे आपका दो, नो टैक्सेस, कोई भी कर नहीं लगेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई टैक्स नहीं लगता बेटा गॉर्डन मॉडल में। दूसरा बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द ग्रोथ रेट, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा ग्रेटर देन यानी मोर देन ग्रोथ रेट होता है, याद रखना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट से ग्रेटर होता है, ना कि लेस देन, इसलिए गलत हो गया। नो इंटरनल फाइनेंसिंग, भाई इंटरनल फाइनेंसिंग तो करनी ही करनी है, यहाँ पे होगा नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तब होके राइट हो जाता है। ये क्या होता है मैम? नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहर से हमें फाइनेंस नहीं करना है, हमें सिर्फ अंदर जितना हमारे पास पैसा है बेटा उसी से फाइनेंस करना है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। कांस्टेंट रिटेंशन, बिल्कुल, जो भी रिटेंशन रेशियो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इतना पैसा बचा के रखना है, वो डिसाइड हो गया, फिर वो चेंज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, ये भी करेक्ट है। तो ADE आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ADE। लास्ट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, ADE, ठीक है। तो ADE जो है वो आपका करेक्ट आंसर लग जाएगा, ADE, ठीक है। तो लगा दीजिएगा यहाँ पे। इसके अजम्पशंस याद को, सब सारे मॉडल्स के अजम्पशंस आप लोगों को याद करके जाने हैं। ये अजम्पशन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गॉर्डन मॉडल फर्म जो रहेगी इक्विटी फर्म की रहेगी, यानी आप डेट नहीं ले सकते। आप क्या नहीं ले सकते मैम? डेट नहीं ले सकते। कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी, बाहर से पैसा नहीं लेना है, इंटरनल रिटेंशन जो आपके पास रहेगा उसी से काम चलाना है। IRR फर्म की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। डिस्काउंट रेट फर्म का कांस्टेंट रहेगा, टैक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। और मैंने आपको भी बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट रहेगा। ये देखिए, के इज ग्रेटर, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, BR का मतलब ग्रोथ रेट।
रिटेंशन रेशियो एक बार डिसाइड कर लिया फिर वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए मॉडल सबके अजम्पशंस लर्न करके जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से 110% आएगा, कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा अजम्पशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉलोइंग आर द टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंप्यूटिंग द कैश फ्लोज इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। हिंदी में भी देख लीजिए। भारत में कंपनी के संबंध में पूंजी बजट निर्णय लेने के उद्देश्य से परियोजना के अंतिम वर्ष में नकद प्रवाह की गणना में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है, बताइए। मतलब ये बोला गया है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ऐसे कौन कौन से इनमें से पॉइंट्स है जो कि आपको कैश फ्लो ही मानना होता है एट द एंड आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहला जो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, या फिर टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सिर्फ आंसर होने वाला है सी और ई। सी इसलिए होगा रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। जब आप शुरू में पैसा लगाते हो और बाद में जब आपका वो रिटर्न में आता है तो वो कैश इनफ्लो ही माना जाता है जब रिलीज किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका ई, टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। कोई भी बिजनेस होता है जब एंड ऑफ द पीरियड जब वो सेल करता है एसेट्स की, उसको कैपिटल गेन माना जाता है। क्या माना जाता है मैम? कैपिटल गेन। तो उसको कैश इनफ्लो ही माना जाएगा, इसीलिए सी और ई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉल्टर का मॉडल है। मैंने कहा है कि मॉडल से क्वेश्चन आएगा तो 110% आएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में आए जब। ठीक है, इफ आर यानी रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, 50%, जीरो या इंडिफरेंट। अच्छा एक बात बताइए, रिटर्न आपके पास ज्यादा आ रहा है यानी ग्रोथ कंडीशन पे हो आप लोग, ठीक है, किसी भी बिजनेस का रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो यानी आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ होती है ना, तब हम लोग क्या करते हैं मैम, हम लोग पैसा सारा बचा के रखते हैं। क्या रखते हैं? पैसा हम लोग बचा के रखते हैं, और डिविडेंड हम लोग किसी को नहीं देते। डिविडेंड होता है 0%, यानी जितना भी पैसा आता है वो हम बचा के इसलिए रखते हैं ताकि हम दोबारा से उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर भाई उल्टा हो जाता बेटा, रेट ऑफ रिटर्न कम है, रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी है सारा डिविडेंड 100% यहाँ पे कर देते, जितना भी अमाउंट होता वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता एज अ डिविडेंड बेच दे देते। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इक्वल होता, वैसे इक्वल होगा नहीं, या तो आप ग्रोथ करोगे या तो आप अ, नुकसान में जाओगे। तो जब आपके पास ज्यादा ग्रोथ रहेगी, रिटर्न ऑफ ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, सारा पैसा रख लोगे। और अगर आपके पास पैसा कम है, नहीं आ रहा, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लेस देन है, तो फिर आप क्या करोगे, सारा डिविडेंड में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा एक से ज्यादा होता है। वही अगर आपका एनपीवी नेगेटिव होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 होती है, ये याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करेंट एसेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा फर्म के वर्तमान परिसंपत्तियों में निवेश को संदर्भित करता है? तो करेंट एसेट्स के बारे में आपको पता है, क्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ट्रायलिमा ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करी गई है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस में फिक्स एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, ग्लोबल रिसेशनरी टेंडेंसी, राइजिंग इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी कंडीशन। बताइए इनमें से कौन सा है? ये हिंदी में है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त के ट्रायलिमा के निम्न में से कौन से घटक हैं? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें देखी जाती हैं। ट्रेलेमा है तो मतलब 3 के बारे में बोला जा रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होगा। तो ए बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि चूज एक ही करना पड़ता है इन तीनों में से। ट्रायलिमा का मतलब दुविधा ही है यहाँ पर कि आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। अगर आप चूज करोगे इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर जो भी आप है, इनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है साथ में तीनों को चूज करना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। एमएम अप्रोच, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी या फिर सिग्नलिंग थ्योरी। मैच करना है तो अगर एमएम अप्रोच की बात करें बेटा, ये होममेड लेवरेज होता है, ए का फोर्थ जाएगा। तो होममेड लेवरेज का क्या मतलब है? देखो एमएम अप्रोच ये बोलता है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी डेट लेने की तो हम खुद से क्रिएट करेंगे, होममेड, बाहर जाके नहीं फाइनेंस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम खुद के पर्सनली हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसलिए बोला है होममेड लेवरेज। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलती है? पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, बी का थर्ड। यानी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम फाइनेंस करेंगे इंटरनल से, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है, फिर उसके बाद हम लेंगे डेट का सहारा, फिर हम लास्ट में लेते हैं इक्विटी का सहारा। यही तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलता है। अब पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलता है कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कितना डेट लेंगे कितना इक्विटी लेंगे, भाई 60% डेट लेंगे या 40% लेंगे, तो कोई फिक्स नहीं होता। इसलिए यहाँ पर नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी का। ट्रेड ऑफ थ्योरी मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। हमेशा हमसे बोला जाता है कि डेट जो है वो चीपर होता है इक्विटी से, इसलिए हम लोग डेट लेते हैं। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा अगर आप डेट लेने लगोगे तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मैम आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आपके पास पैसे नहीं होंगे कुछ भी पे करने के लिए। इसीलिए बोला गया कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सिग्नलिंग थ्योरी का मतलब होता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, सेम टाइम पे सबको एक जैसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करी जाती सिग्नलिंग थ्योरी में। इसलिए आपका ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का आपका थर्ड थर्ड हो जाएगा, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। एमएम थ्योरी जो होती है वो होममेड लेवरेज होती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी होती है नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेड ऑफ थ्योरी होती है आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और सिग्नलिंग थ्योरी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन सेम टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हिंदी में भी था, तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले आ जाते हैं आपकी बार एग्जाम्स में कई बार। ये आपको फॉर्मूला मैच करना है, और मैच तो क्या ही करना है, इसमें सबके फॉर्मूले सबके सामने ही लिखे हुए हैं। ठीक है। एआरआर मेथड का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। एनपीवी का मेथड होता है आपका फॉर्मूले का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। इसमें चूज नहीं करना था, ये सामने ही एक दूसरे के इसके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई मैच द कॉलम नहीं है इस तरीके का। चलिए अब यहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शंस यहाँ पर मैच करने हैं। ठीक है, और ये भी हेजिंग कॉन्सेप्ट है। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क कम करना। ठीक है, तो हेजिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको यूरोपियन ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, ये वो वाले ऑप्शंस होते हैं जो एक्सरसाइज होते हैं मेच्योरिटी डेट पर ही, इसके अलावा नहीं कर सकते आप। सो ए का थर्ड यानी सामने सामने ही है इसके आंसर्स भी सारे। ठीक है, फिर होता है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम इट इज पेड बाय द बायर ऑफ द ऑप्शन अप फ्रंट टू द ऑप्शन सेलर। इसका भुगतान विकल्पों के खरीदार द्वारा विकल्प विक्रेता को अग्रिम में किया जाता है। इन मनी ऑप्शन जब होते हैं जब इमीडिएटली आप उसको क्या करते हो, व्हेन द इमीडिएट एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन यील्ड पॉजिटिव वैल्यू टू इट्स होल्डर। ठीक है, तो इसका भी यही हो जाएगा, सेम सेम है, सामने सामने ही है इसके। अब मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है अमेरिकन ऑप्शन। तो अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जो क्या करते हैं, एक्सरसाइज होता है ऑन एनी डेट अप टू मेच्योरिटी, किसी भी डेट पे कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या था, यूरोपियन ऑप्शन जो आपको सिर्फ डेट पे ही करना होता है। ठीक है, एक्सरसाइज। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन आप किसी भी डेट मेच्योरिटी से लेकर एनी डेट अप टू मेच्योरिटी आप कर सकते हो। तो ये भी सामने सामने ही दिए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पे बैक पीरियड के बारे में बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें हिंदी भी दी हुई है, इंग्लिश भी दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है पे बैक पीरियड मेथड कंसिडर्ड ऑल कैश फ्लोज। ये तो सबसे गलत बात है, सारे कैश फ्लोज ये नहीं देखता। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही है। सबसे पहले इसका ये ध्यान रहता है कि जितना कॉस्ट लगा है वो कवर हो जाए, प्रॉफिट तो बाद में देखा जाएगा, पहले जो कॉस्ट लगी है वो कवर कर लिया जाए, तो बी वाला बिल्कुल ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस नेट एडिशन, अभी बोला मैंने, ये आपकी वैल्यू एडिटिविटी होती है, तो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इट इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एआरआर कभी टाइम वैल्यू मनी नहीं देखता, याद रखना। एआरआर जो है वो कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नहीं आता। ठीक है, इट डजेंट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो एनपीवी वाला एनपीवी का काम है ना। सो आपका बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बी और सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एआरआर कभी नहीं आता, याद रखना। ठीक है ना, ये ट्रेडिशनल के अंदर आता है एआरआर।
सो बी और सी आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या बोला था कि ARR जो है वो रिस्क भी देखता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग द रिसिट्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड receivables whose currencies are likely to appreciate and delaying the foreign currency designated payables whose currencies are likely to depreciate is known as। अभी मैंने बोला डिले करना, डिले करना। अब आपको पता है कि करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी आगे चल के, तो आप क्या करोगे, लेट पेमेंट लोगे ताकि आपको फायदा हो, ठीक है, डिले करना। और जब आपको पता है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो फिर आप डिले करोगे पे करने के लिए। समझ रहे हो, दोनों तरफ फायदा देखना। तो इसको क्या बोलते हैं, लेट को क्या बोला जाता है, लीडिंग का मतलब तो एडवांस में पे करना, तो होता है लैगिंग, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है ना, जानबूझ के ये चीजें की जाती हैं कि जब आपको लगता है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो आप क्या करते हो, बहुत चालाकी से आप लोग ना रिसिट कहते हो बाद में देना, भी बाद में देना, बाद में देना, ताकि आपको प्रॉफिट हो। लेकिन जब आपको पता चलता है करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो फिर आप उसको पे करने में डिले करते हो, देने में। ठीक है, तो लैगिंग यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो सभी खेल, ये तो सभी करते हैं यहाँ पर। लीडिंग का मतलब जब एडवांस में दे देते हैं, या एडवांस में रिसीट कर लेते हैं, या एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डिले वर्ड दिया हुआ है, देखो, तो डिले वर्ड जो है वो लेगिंग के लिए होता है कि भाई करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है ना। जैसे अप्रिशिएट कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर सपोज करिए आपका कि आपकी एक डॉलर समझ लो 80 रुपए का है, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, अब वो अप्रिशिएट होकर कितने की होगी, 75 की। तो अब वो क्या करेगा, डिले करेगा लेने में, कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में वो डिलेइंग करेगा रिसीट करने फॉरेन करेंसी। ठीक है, यही अगर उल्टा कर देंगे तो वो डिले करेगा पे करने में। चलिए, तो यही तक था आपका सेशन। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, बहुत बेसिक सा। कंपनीज स्ट्राइव टू स्टॉक पाइल इंटरनली जनरेटेड कैश। जो भी कोई ऐसा कैश जो हम लोग अंदर रखते हैं, इंटरनली जनरेट होता है, उस कैश को क्या बोलते हैं, तो रिटेन अर्निंग बोला जाता है उस कैश को, जो कि हम लोग इंटरनली जनरेट करते हैं, ठीक है, और रखते हैं संभाल के रिटेन अर्निंग को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन यही तक था, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आपके नेक्स्ट सेशन में किए जाएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।